बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं न्यूक्लियाई चैप्टर में, नाभिक में अगली कड़ी में पढ़ने। आज पढ़ना है हम लोग को मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे मास डिफेक्ट क्या है। मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट तो देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति। अरे क्षति माने क्या होना? नष्ट होना है। क्षति मतलब नष्ट होना। अब पशु आए, पूरा घास चली गए, खेत चली गए, तो क्या हो गया? खेत की क्षति हो गई, फसल की बर्बादी हो गई। अब फसल कभी ओला पड़ जाता है, फसल टिपाएगा पूरा, तो क्या हो गया? फसल की क्षति हो गई। तो यहाँ पे द्रव्यमान की क्षति। द्रव्यमान की क्षति कैसे होगी, आइए समझते हैं। देखिए, कोई अगर एटम है, किसी भी एटम का, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एटम का जो पूरा मास होता है उसके न्यूक्लियस के कारण होता है, पढ़ा था। किसी भी एटम का जो मास होता है पूरा उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन होते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल का कहते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर किसी एटम की हम मास की बात करें, चाहे न्यूक्लियस की मास की बात करें, चाहे नाभिक की बात करें, चाहे परमाणु की बात करें, दोनों का मास एक ही होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा डिविएट करता है, लेकिन हम लोग मानते हैं वही होता है ना। तो आइए, किसी भी अगर हम बात कर ले किसी परमाणु का या उसके नाभिक का, किसी नाभिक का पूरा जो द्रव्यमान कितना होगा, तो आप लोग अपने से बताइएगा किसी नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। किसी नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए, नाभिक का द्रव्यमान, एक काम करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस नीचे वाले देखा, चलो अच्छा, नाभिक का द्रव्यमान, मेरे कहने का मतलब अगर मास ऑफ न्यूक्लियस लिख दें ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो अब सुना, नाभिक का द्रव्यमान में, अब बताइए नाभिक किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो पूरे नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए कुल प्रोटॉनों की संख्या ना, सुना, कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉन, इतना ज्यादा तो हम लिखते नहीं है, संख्या में फिर क्या लेते हैं, तो एक काम करते हैं ना, चलो एक बार लिख लेते हैं, कुल प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या इनटू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, बोलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस, अभी न्यूट्रॉन बाकी है, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की, न्यूट्रॉन किसे n बना दूं, न्यूट्रॉनों की संख्या इनटू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। हाँ, संख्या कितना तेज होगा, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यही द्रव्यमान दिखा था ना, द्रव्यमान। अच्छा, ऐसे निकलेगा। ठीक, लेकिन ये पाया गया कि किसी नाभिक का द्रव्यमान कितना है, तो उसके पूरे प्रोटॉन का, एक अगर एक नाभिक मान लीजिए 10, एक नाभिक मान लीजिए 8 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन को लीजिए 8 प्रोटॉन है, तो 8 इनटू मास ऑफ एक प्रोटॉन, सही का, सही है ना, प्लस जितने न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं बेटा? पूरा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर रफली लेते तो 15.89 के आसपास लेते हैं, अगर 16 भी मान लीजिए आप कर देंगे तो 16 लगभग न्यूट्रॉन भी है, 8 16। तो अगर हम मान लीजिए रफली करते हैं 8 न्यूट्रॉन भी है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, अरे एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन है, ऐसा मध्य प्रदेश होके नागपुर पड़ जाता है, ये सुना। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इतना आना चाहिए, सही बात है कि नहीं? वास्तविकता तो इतना आना चाहिए, किसी न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा खिलाया था लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो इतना नहीं था, इससे कुछ कम था, ठीक है ना। दिखा देते हैं कैसे, वो देखेंगे भी हम लोग। तो ये मास कम था, क्यों कम आया वो देखेंगे अभी हम लोग। तो देखिए वो क्यों कम आया है, उसी को, जो मास में जो कमी हुई है उसी का कहेंगे, बोली क्या कहेंगे पहले, द्रव्यमान कम हो गया, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया तो उतना द्रव्यमान नहीं होता है जितना होना चाहिए था, तो वो जो द्रव्यमान में कमी आई है उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो आइए द्रव्यमान क्षति निकालेंगे कैसे, आइए निकालते हैं, देखें कैसे। और जो इस द्रव्यमान में क्षति हुआ वो गया कहाँ? पहले जितना होना चाहिए था, जितने प्रोटॉन है उसका पूरा द्रव्यमान और प्लस पूरे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ दीजिए तो नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, कुछ कम मिलता है, बहुत थोड़ा सा लेकिन कम मिलता है, तो द्रव्यमान गया कहाँ, है ना। उसी द्रव्यमान को कहेंगे हम लोग द्रव्यमान क्षति, पहली बात। तो अगर इसको लिखेंगे कैसे, तो मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से दिखाते हैं बेटा, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से दिखाएंगे। लिखेंगे कैसे, पहले याद हो गया द्रव्यमान क्षति क्या है, तो इधर द्रव्यमान क्षति को हम लोग डेल्टा एम से दिखाते हैं, लिखते हैं और निकालेंगे कैसे, आइए फॉर्मूला, वास्तविक द्रव्यमान
किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है मान लेते हैं mn है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या है? वास्तविक द्रव्यमान mn है, मास ऑफ न्यूक्लियस। सही है। ये किससे मिलकर बना हुआ है? जो कम होने के बाद जो आप नापे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये 4 मार्कर से ले लिए, ठीक है। एक मार्कर का वेट मैंने इंडिविजुअली कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया। अब सभी को कैलकुलेट ऐसे एक इकट्ठे कर दिए। अब फिर से इसका वेट करेंगे तो कितना आएगा? उतना ही आएगा, लेकिन उससे कुछ कम आ रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान कहीं गायब हुआ है, ठीक है ना। तो वही द्रव्यमान का कहते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक। अब मास डिफेक्ट है, अब कैसे निकालेंगे? आइए उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो डेल्टा m इक्वल टू मास ऑफ, पहले निकालेगा मास ऑफ एक्चुअल वाला। कैसे? मास ऑफ किसका? मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बोलिए ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहते हैं? जेड कहते हैं कि नहीं? yes, sir. तो जेड से नंबर ऑफ प्रोटॉन अब प्लस ये पूरा किसका मास हो गया? प्रोटॉन का। अभी न्यूट्रॉन का बाकी है, तो न्यूट्रॉन का पहले बताइए, न्यूट्रॉन का नंबर कितना? अरे कोई भी मान लीजिए एलिमेंट है, मान लीजिए x है, यहाँ पर z लिखते हैं, यहाँ पे a लिखते हैं। ये क्या होता है? द्रव्यमान। इसमें द्रव्यमान संख्या होता है, और ये क्या होता है? परमाणु संख्या। ई होता है प्रोटॉनों की संख्या। और अगर इसमें से प्रोटॉन निकाल देते तो न्यूट्रॉनों की संख्या आता है। अगर मैं a में से z कर दूं माइनस, तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा। और अगर m n कर दूं तो mn मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन को काम करते छोटा n लिखते हैं, क्योंकि बड़का वाला n लिखे हैं न्यूक्लियस के लिए। सही कहा। तो बताइए, मास ऑफ न्यूट्रॉन ई पूरा, ई वास्तविक वाला द्रव्यमान हुआ। नाभिक का होना ई लिखा है बेटा, ये लिखा है। ये देखिए क्या लिखा है? ये लिखा है कि नाभिक का द्रव्यमान इतना होना चाहिए था, लेकिन कुछ कम मिला है ना। अरे कितना मिला है बोलिए? ml। तो अगर मैं इसमें से ml को घटा दूं तो बोलिए जी सर। का अरे ml घटा दूं तो नहीं समझ में आया। पहले एक बात बताइए, ई क्या है? पूरे प्रोटॉन के कारण, किसी भी नाभिक में पूरे प्रोटॉन के कारण कितना द्रव्यमान होगा? सही है। ई का है पूरे नाभिक में न्यूट्रॉन की वजह से द्रव्यमान। सही है। ई पूरा जोड़ेंगे तो एकदम सही से वाला पूरा द्रव्यमान आएगा। लेकिन हम बोले कि उससे कुछ कम आता है ना, तो प्रैक्टिकली देखा गया तो कुछ कम आ रहा है, और उसका मान हम मान लिया कि mn है। mn क्यों माने? अरे हमें पता नहीं ना कौन सा नाभिक ले रहे हैं, हम जनरल फार्मूला बना रहे हैं ना, तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा ना, इसलिए। तो बताएं, तो अगर मैं इस द्रव्यमान को वास्तव में जो नापे, जैसे मान लीजिए 10 किलो था और नापे तो 9.8 आया है, तो अगर मैं वास्तव वाले में से, वास्तव होना चाहिए था 10 सबके मिला करके, और हम करें कि चारों मानकर कि 2 ग्राम का है, तो पूरा जोड़े तो 10 ग्राम का आएगा, तो 10 आना चाहिए। लेकिन जब साथ में पूरा को लेकर के कर रहे हैं तो 9.8 आ रहा है मान लीजिए, तो कुछ कहीं गायब हुआ है ना। तो अगर मैं 10 में से 9.8 निकाल दूं तो पता चल रहा है कि द्रव्यमान में क्षति कितना हुआ ना। बोलो सर, जो वास्तविक द्रव्यमान है जो हम नापे हैं उसका मतलब वास्तविक द्रव्यमान। देखिए, वास्तविक द्रव्यमान ये हुआ, अब प्रैक्टिकल द्रव्यमान ये हुआ। प्रैक्टिकल जो आप जो नापे हैं ऑब्जर्वेबल जो क्या हुआ वहां पर वास्तविक लिखा है। रुके, वो देखिए, हम जो प्रैक्टिकल नापे हैं उसके लिए ये तो हमारे लिए वास्तविक हो गया ना। तो बस ये समझिएगा कि हमने जो नाप रखा है वही हमारे लिए वो वास्तविक है। अब लेकिन होना चाहिए था इतना, हम कह रहे हैं वास्तविक होना चाहिए था इतना, लेकिन वास्तविक है कितना? इतना। तो इसमें से कुछ कम है वो, तो अगर घटा दे तो कितना अंतर हुआ मालूम चल जाएगा नहीं? तो वही घटाएंगे। बोलिए समझ आए कि नहीं? ये हो गया फार्मूला द्रव्यमान क्षति का। ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी नाभिक के सभी न्यूक्लियानों, हिंदी में भी न्यूक्लियान कहते हैं, सभी न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान तथा वास्तविक द्रव्यमान या प्रायोगिक द्रव्यमान ना, नाभिक के प्रायोगिक द्रव्यमान के अंतर को ही बोलिए क्या कहेंगे? द्रव्यमान क्षति। फिर से सुनिए, किसी परमाणु कहिए चाहे नाभिक कहिए ना, बातें की है, किसी नाभिक के कुल न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, नाभिक के पूरे न्यूक्लियन में द्रव्यमान, किसी नाभिक के संपूर्ण न्यूक्लियानों का द्रव्यमान तथा उसके प्रायोगिक द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया द्रव्यमान क्षति। अब सुनिएगा, ये फार्मूला एकदम याद हो गया, ये हो गया खत्म द्रव्यमान क्षति। लेकिन आप कुछ उसके बारे में सुन लीजिएगा। जब भी द्रव्यमान में कमी होता है तो कहाँ बदल जाता है? ऊर्जा में बदल है ना। तो ये द्रव्यमान में कमी होने की वजह से वो ऊर्जा में बदल जाता है। अब सुनना, अगर मैं कह दूं कि ये 1 ग्राम 235 यूरेनियम 235 का अगर 1 ग्राम कमी आता है ना, तो पता है 2 × 10⁴
किलोवाट आवर्स इतना एनर्जी रिलीज होती है। सोचिए बहुत ज्यादा है। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि सब कुछ नष्ट कर देने के लिए काफी है। बस 1 ग्राम 10,000 किलोवाट पर आवर के इतना एनर्जी वो इमिट कर रहा है। 1 ग्राम यूरेनियम, बस 1 ग्राम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो लिटिल बॉय और फैटमैन बम यूज किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने, उसमें केवल कितना 450 ग्राम के आसपास यूरेनियम था। ठीक है, और उसमें से जला कितना था 150-200 ग्राम के आसपास, उतना क्षति पहुंचाया था। ठीक है ना, तो इसलिए इतना एनर्जी रिलीज होता है। खैर उससे ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि द्रव्यमान जब भी नष्ट होता है, कल बताया था मैंने इसके बारे में ना, द्रव्यमान जब भी खर्च होता है या खत्म होता है हमेशा के लिए अपना अस्तित्व खो देता है, तो किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में। और वो बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज करता है, इतना कि एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। उसके आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर जो होते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाते हैं और सब कुछ नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त होता है। द्रव्यमान क्षति समझ में आ गया? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब आगे हम लोग को पढ़ना है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, अरे इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन माने होता है संलयन ना, ऐसे समझते हैं। अरे विखंडित हो जाना माने टूट जाना। कितना तेज है आप लोग। तो विखंडित, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टू स्प्लिट अप। स्प्लिट अप माने टूट जाना, टूट जाना, तो टूट जाना। इसका मतलब क्या होता है इसमें देखिए, जैसे एक इंग्लिश में शब्द है डाइवोर्स, कहते हैं ना हम लोग। डाइवोर्स मतलब होता है विवाह विच्छेद। जो आप लोग इंग्लिश में कहते हैं डाइवोर्स है ना, उसका मतलब होता है विवाह विच्छेद। ठीक है ना, तो ऐसे ही नाम की विखंडन मतलब टूट गया। क्या हुआ बच्चा, क्या है? तो देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन मतलब होता है टूट जाना। ओके, तो अरे किसका टूट जाना? नाभिक का टूट जाना। अरे किसमें टूट जाना? इफ अ हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर न्यूक्लियाई ना, अगर एक भारी नाभिक 2 अथवा अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया का कहते हैं, यह कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इधर तो नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक हैवी न्यूक्लियाई मान लीजिए बड़ा सा नाभिक है और इस पर, लेकिन टूटेगा तो बाद में देखा जाएगा कहीं टूटेगा, फिलहाल यहाँ सुनिए। तो नाभिक, हाँ नाभिक है, ये भारी नाभिक है, ये हैवी न्यूक्लियाई है। भारी कैसे लिखा है भाई? भारी नाभिक जब 2 छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई में, बड़ा छोटा है ना, ठीक है, अच्छा 2 छोटे छोटे, 2 जरूरी नहीं कि 2 ही, 2-3 भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक भारी नाभिक का 2 अथवा अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया का कहते हैं नाभिकीय विखंडन। आइए एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे अगर हम कहते हैं यूरेनियम को का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें, क्या कि यूरेनियम तो है रेडियोएक्टिव तत्व है। ठीक है, और 92 इसका एटॉमिक नंबर। यूरेनियम के प्राकृतिक में 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। अरे कौन कौन है? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 अकाम की चीज ही है और हाई, ये जो है उतना काम की चीज नहीं है। अब जो प्रकृति में यूरेनियम मिलता है, भारत में हमारे ये मिलता है। ठीक है, अकाम की चीज उतना ही है नहीं, ये काम की चीज है। तो सुनना, जादूगोड़ा में झारखंड में मिलता है। ठीक है, यूरेनियम जो 238 है ये आइसोटोप है। तो इसका इन दो जो प्रकृति में यूरेनियम मिलता है उसका 145 भाग, 45 कौन लिखा? अच्छा 147 में होता है। 141 भाग जो है ये होता है 238 का होता है और उसके बाद 235 का एक हिस्सा होता है। इतना मतलब इतना का रेशियो हो सकता है कि 245 में लिखा हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। तो इतना कम मात्रा में 235 उपस्थित होता है जो 200 का, मतलब जो आप यूरेनियम पाया जाता है हमारे ये नेचुरली अकरिंग में, तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? नेचुरल अकरिंग मतलब प्राकृतिक में। हाँ, प्रकृति में जो मिलता है यूरेनियम, उसमें 141वां भाग जो है इसका होता है, जो हमने काम का है। 1% जो भाग इसका होता है। इसी को कहते हैं, इसी को जुटाने के या उससे अलग करने की प्रक्रिया कहते हैं यूरेनियम इनरिचिंग। यूरेनियम इनरिच करना, इनरिच माने एकत्रित करना, अलग करना। ये जो कर लेता है देश, उसी से बनाता है परमाणु बम। ईरान देश का नाम सुने हैं? ईरान देश इस समय वही काम कर रहा है, तो इसलिए अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है ना, तो इधर सुनना, यही यूरेनियम जो है हम लोग के पास नहीं था, तो यूरेनियम खरीद के आता था। 1998 में बम फोड़ दिया भारत, देखा था ना? परमाणु परीक्षा नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, तुम लोग चाहते हैं पटाखा जला बस जाना था। ये सुना, तो 2 यूरेनियम होता है, एक खोई काम का चीज कौन है? 235 ना। अब इधर
बम वम बनता है तो यही से बनता है ना। अब सुना यहाँ 235, अरे बम बनाने नहीं सिखाया क्या हुआ, लास्ट क्लास है, अब क्लास खत्म, ले गुरुजी के टिप दिए हैं। अभी तो सुनना, अभी तो सुनना, इधर जो है एक को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन माने धीरे धीरे चलने वाला न्यूट्रॉन ना, इसको तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉन इस पर न्यूट्रॉन को लाना पड़ेगा इस पर। न्यूट्रॉन जब ना यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन आकर के गिरता है ना, तो वो हाँ उसी को बमबार्डिंग कहते हैं या बमबारी कराई जाती है न्यूट्रॉन की, तो वो नाभिक टूट जाता है, तब यूरेनियम की नाभिक टूट जाता है। ए भैया काहे टूट जाता है? क्योंकि यूरेनियम अस्थायी है ना, रेडियो एक्टिव है ना, और उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें पहले से निकल रहा है ना। तो वही जैसे क्या होता है, कभी आप कोई गलती किए हैं, आप मम्मी पापा डांट रहे हैं, तब से कोई कभी हाँ ये और गलती कर लिए 2 घंटा जम के वही में जुड़ जाता है ना, होता है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप डांट सुन रहे हो तब से बगलिया से कोई ले मम्मी या पापा की बनी है फिर बोल दिया, आउट डांट बढ़ जाता है, पता है ना सर। तो बस वही चीज है कि अब ये पहले ही से विघटित हो रहा है, यूरेनियम पहले से टूट रहा है, और ऊपर से उस पर जो है और ज्यादा न्यूट्रॉन आग ला करके फेंक दिए, उसी पर बमबार्डिंग करा दिए, तो बहुत ज्यादा ब्रेक कर जाता है। तो जब ब्रेक करता है तो अल्फा बीटा गामा तो निकले रहते हैं, अभी और तेजी से निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इधर तो वो पहले धीरे धीरे निकल रहा था, अब तेजी से निकलने लगता है। तो अब क्या होता है कि वही है, तो इस पर एक न्यूट्रॉन को लाते हैं आप। ये एक बात याद रखना, धीरे धीरे चलने वाला न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, धीमी गति से आता हुआ न्यूट्रॉन को आप इस पे ला रहे हैं ना, धीमी गति से, धीमी गति से न्यूट्रॉन को आप ला रहे हैं ना, धीमी गतिमान है। अगर इसको तोड़ेंगे तो हाई गतिमान इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, और वो लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लानी पड़ेगी इसके लिए, और एक 0.003 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास भी टूट जाता है। तो इसलिए इसको बहुत आसानी से प्रोसेस कराया जा सकता है। तो बस वो जो बोले वो सब छोड़ दो, बस इतना सुनो। यूरेनियम के कौन वाला यूरेनियम 235 वाला ना, यूरेनियम के नाभिक पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, मतलब धीमा धीमा चलने वाला न्यूट्रॉन। अरे न्यूट्रॉन को एन से दिखा देगा। यस सर। अब न्यूट्रॉन में द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 1। ये परमाणु क्रमांक संख्या कितना होगा? 0 भैया। उसमें कहाँ प्रोटॉन है? प्रोटॉन को तो परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्रोटॉनों संख्या ना, प्रोटॉन हीलियम है तो क्या लिखे? 0। और ऊपर न्यूट्रॉन है तो उसकी वजह से द्रव्यमान तो होगा ना, 1 होगा ना, लिख दिया ऊपर। न्यूट्रॉन नाभिक में, हाँ तब यहाँ कैसे आया? अरे तोड़ के लाए हैं नाभिक को, तोड़ के लाए हैं, ठीक है ना। नाभिक को तोड़ करके इस पे बम्बार्डिंग कराई गई है। जैसे बिस्मथ से आप वो पढ़े अल्फा कण को ला रहे थे आप, अल्फा कण हीलियम के नाभिक कहते थे, कहाँ से आया? बिस्मथ के न्यूक्लियस को ब्रेक करवाया गया था, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रिनो को आप लाया गया है इस पर। जब ये न्यूट्रॉन आएगा इस पर तो ये मिल करके एक देखना, ई 0 और ई 92 जोड़ो कितना आएगा? 92 और 0 92 आ जाएगा ना। और सुना यूरेनियम, अब ई इसमें जोड़ दो कितना आया? 36। कितना तेज है तू लोग। तो इधर तो ई मिल करके अब पता है 236 जैसे ही बन गया ना, ये और अनस्टेबल है, ये बहुत कम स्टेबल, बहुत ही कम, इससे भी अनस्टेबल है, इससे भी अनस्टेबल है। तो इसलिए ये लगभग क्षणिक तुरंत ही लगभग ही टूट जाता है, ये लगभग तुरंत ही टूट जाता है 2 भागों में। कैसे? आइए देखिए। यूरेनियम का नाभिक था 235 वाला, इस पर एक न्यूट्रॉन आया, ऐसे न्यूट्रॉन ही आया, ठीक है। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एन लिख देते हैं, और ये यूरेनियम का नाभिक है 92 और 235। जैसे ही ये आया इसको ये पकड़ लिया, अब पकड़ करके ये क्या हो गया देखना, 2 भागों में टूट गया, एक इधर इसके आगे वाला प्रोसेस, और एक इधर, 2 भागों में टूट गया। एक बनता है बेरिलियम और एक बनता है क्रिप्टॉन। बेरिलियम कितना होता है? 56 और 144 होता है ना, और इधर ये क्रिप्टॉन 36 और कितना होता है? 80 कितना होता है? 89 होता है क्या? 9 4 13, हाँ सही तो है। अब प्लस, अब 3 ठो न्यूट्रॉन निकलता है, फिर से सुनना, 3 ठो न्यूट्रॉन भी निकलता है। अच्छा जोड़ लो, देखो सही है कि नहीं। क्रिप्टॉन 36 होता है, बेरिलियम 56 होता है, ये जोड़ो दोनों तो 6 6 12 2 5 3 8 1 9 92, सही है, एकदम सही है, ठीक है ना, ये सही है। अब इन दोनों को जोड़ो, 9 4 13 का 3 और 4 8 4 12 1 13 का 3 और 1 133। अभी बचा कितना है? बचा कितना है? 3 ठो बचा है। अरे न्यूट्रॉन का 1 भैया, 1 न्यूट्रॉन का 235 ही रुकिए। अच्छा हाँ, ये 2 हम ऐसे ही लिखते हैं ना, हम 2 ऐसे ही लिखते हैं, इधर सुनना। तो यहाँ 235 ये और 1 न्यूट्रॉन का 236 जोड़ो, 233 हो गया ना। अरे 3 थे इसका, है कि नहीं? एकदम सही है ना। क्या हुआ? प्लस एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड।
कैसे तीन न्यूट्रॉन निकलता है, 3 न्यूट्रिनो इसको कहते हैं, 3 ऐसे निकलता है, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। पहले इधर से एक को इधर गया, एक को इधर गया, एक को इधर गया, 3 ठो। फिर सुना, इससे फिर 3 ठो निकलेगा, इससे 3 ठो, इससे 3 ठो, फिर इससे 3 ठो, इससे सबसे 3 ठो, फिर 3 जितना आप बना सकते हो उतना, सबसे 3 निकलेगा, फिर इससे 3 ठो, फिर इससे 3 ठो, फिर इससे 3 ठो, ऐसा चलता रहेगा। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूरेनियम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एटम बम एक्सप्लोज करा दिया गया तो उसको रोकने का कोई काम वो नहीं है कि आप रोक दीजिए। जब एक बार एक्सप्लोज कर गया तो वो कर गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको रोका नहीं सकता। रोकने की 2-3 विधियां हैं, अभी बताएंगे ना, फिलहाल अभी यहाँ सुना। तो इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? 3 न्यूट्रॉन निकलता है, 3 निकलता है, ठीक है ना, अभी दिखाएंगे आपको। तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है और इसमें जो है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 17.04 के आसपास की कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना। इतना एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी इतनी काफी है, इतना काफी होता है कि वहां पर जहां पर ये ब्रेक कराया गया है वहां पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, हजारों डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब सोचिए कौन सा मनुष्य, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस 37 हम लोग मानते हैं 36.678 के आसपास होता है, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बस 1-2 डिग्री टेम्परेचर अगर हमारे बॉडी का या तो बढ़ जाए या तो घट ही जाए तब भी। तो इसलिए ठंडी में हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। और ठंडी में हमारी बॉडी खुद को अनुकूल बनाए रखने के लिए ठंडी में हमारा बॉडी गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। यस सर। गर्मी में ठंडा होता है और ठंडी में गर्म होता है हमारी बॉडी। हाँ, पसीने हुए रहेंगे, आपको गर्म हुआ रहेगा, हाथ टच करिएगा ठंडा रहेगा, गर्मी में ठंडी में टच करिए गर्म रहेगा, है ना, तो सर्वाइव करने के लिए। तो ये बात पहले समझ आई ना कि क्या है नाभिकीय विखंडन। अब आइए यही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे एकदम करप्शन करके उसको एक साथ एक बढ़िया से लिख दीजिए, ठीक ना। भ्रष्टाचार भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुछ दिख नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया ना। आइए इसको लिखना पड़ेगा पेपर में, जब नाभिकीय विखंडन का आप डेफिनेशन देंगे ना, परिभाषा देंगे ना, तो वहां पर ये वाला लिखेंगे रिएक्शन भी। अरे बस एक रिएक्शन याद कर लेना का, धीमी गति से इलेक्ट्रॉन, एक बात सुनना, 235 वाले के लिए धीमी गति से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन आएगा और इससे जुड़ जाएगा और बनाएगा 236 नया वाला यूरेनियम। और यूरेनियम बहुत ही कम अस्थायी है, बहुत ही कम, मतलब एकदम अस्थायी है, ये लगभग तुरंत ही टूट जाता है और अल्फा गामा बीटा ये सब पार्टिकल से निकलता है ना, और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है। तो बताइए ये तुरंत बन जाए, क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा 2 भागों में। क्या बनाएगा बेटा, बेरिलियम 56 100 कितना 44 प्लस और का था क्रिप्टॉन 36 भाई, वो इनर्ट गैस है, क्रिप्टॉन इनर्ट गैस है, पढ़े हो क्या? हाँ, पर यहाँ पर 89 प्लस, देखिए इन सबको जोड़ने पर जितना आएगा 233 आएगा, 3 तो बाकी है, तो यहाँ पर 3 न्यूट्रिनो बनता है बेटा, प्लस ऊर्जा, ऊर्जा गलती हुई है, ट्रेमेंडस ऊर्जा, हिंदी का कहेंगे शायद, तो ऊर्जा नहीं दे रहे, हाँ अत्यधिक ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा ना। ये आपको बोलिए याद रहेगा कि नहीं? ये आपको पेपर में लिख करके आना है ना, एग्जाम में पूछे चाहे मत पूछे ना, लिख के आना ही है। मतलब ही नहीं कि नाभिकीय विखंडन ना पूछे तब वो ये लिख के आए ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ। अरे ये एकदम समझ आ गया ना। चलिए, तो नाभिकीय विखंडन ले रहा। अब अच्छा एक चीज अभी आपको मैंने वो द्रव्यमान छति बताया था ना, उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ सुन लो। क्या ये हो गया पहले? आइए सुने। अरे है बच्चा, लिख लेना आप ना, है तो आप देख लेना। सुनिएगा, द्रव्यमान क्षति जो हुआ था, आपको पता है कि जब भी द्रव्यमान खत्म होगा, कम होगा, तो वो ऊर्जा बन जाएगा। तो ऊर्जा गया कहाँ? वही ऊर्जा नाभिक को जोड़ने काम आता है। नाभिक में न्यूक्लियनों को जोड़ने काम आता है। न्यूक्लियन नहीं तो बताइएगा, प्रोटॉन दूर नहीं भागता। तो उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखने का काम वही ऊर्जा आती है। कौन सी? जो द्रव्यमान क्षति हुआ है तो ऊर्जा के रूप में बदला है, उसी ऊर्जा की वजह से वो बंधा रहता है। जितना ज्यादा ऊर्जा क्षति हुआ रहेगा उतना ही ज्यादा टाइटली वो हेल्ड रहेगा। एक बात और सुनिएगा, तो अगर आपको नाभिक को तोड़ना है तो जितनी उसकी बंधन ऊर्जा है उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं, उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो उसी बंधन ऊर्जा को उसको ईबी से दिखाते हैं, ईबी बाइंडिंग एनर्जी ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, वो भी बताना था। फिलहाल अच्छा देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना। आइए थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है, लिखा है कट है ना, फिर भी सुनना। बंधन ऊर्जा करते हैं? हाँ, बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर सुनिए, ये सही है, ये यहाँ तक हो गया, सही है ना। अब यह सुन, ये बंधन ऊर्जा थोड़ा है, तो नाभिक मुक्त हुई ऊर्जा है ना, ये मुक्त हुई ऊर्जा है। सुनना एक बात,
नाभिक जब बन, नाभिक के जो कण हैं उनका पूरा द्रव्यमान में क्षति हुई है, वो द्रव्यमान क्षति का बन गया ऊर्जा, ऊर्जा का किया नाभिक को बांधे रखा है। अरे नाभिक का मतलब कि नाभिक के कणों को एक दूसरे से परस्पर बांधे रखा है और नाभिक को अस्थायी रखा है। तो अगर नाभिक को तोड़ेंगे तो कम से कम उतना ऊर्जा चाहिए, जितना ऊर्जा से बंधा हुआ है उतना कम से कम देंगे तब ना न्यूट्रल होगा। तो उतना ऊर्जा कम से कम देंगे, जितनी नाभिक की बंधन ऊर्जा है उतना ही ऊर्जा आप अगर उसको सप्लाई कर देंगे तो नाभिक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अगर आपसे कोई और नाभिक अवस्था है तो अगर नाभिक टूट जाएगा तो उसके न्यूक्लियन बाहर चले आएंगे। अब सुनना, अगर नाभिक टूटेगा तो आपसे कोई पूछेगा बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी नाभिक को देने पर उसके न्यूक्लियन अनंत दूरी पर चले जाए दूसरे से। अनंत माने मुक्त हो जाए भैया, मुक्त हो जाएंगे ना, नाभिक के बंधन में हम रहेंगे नहीं ना, उनके दासता से निकल गए ना। अब कोई दास है दास बना करके रखा है, कहा कि एक छोड़ दे भैया, मुक्त कही दे, कहता ना पैसा चाहिए, कहे उतना पैसा लेकर के दास बनाए ना, उतना पैसा लिया था इसलिए दास बनाए, तो ओके कम से कम उतना पैसा देना ही पड़ेगा। जब पैसा दे दिए तो अब उसका दासता से कहा ए भैया ऐसे पानी ले चप्पल भाग यहाँ से, काहे पानी, अब कौन दास है ना, तो मुक्त अब वो कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगा, अनंत पर जाएगा। अरे उसका जहाँ मन करे वहाँ जाएगा, जैते जाते पूरी लाइफ में खत्म। अच्छा ये बात समझ ना, तो बंधन ऊर्जा क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। एक आठ नंबर कोई पूछ देगा तो समझ में आ जाएगा। एक बात सुन लो, अच्छा बंधन ऊर्जा आ गया तो अभी फिर नाम की विखंडन संलयन खत्म कर देंगे। जब नहीं तो नाभिकीय सुना, अगर हम बंधन ऊर्जा जो होता है किसी नाभिक का जो बंधन ऊर्जा है उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कहते हैं। बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन के लिए, न्यूक्लियन को समझ रहे हैं ना, नाभिक में पाए जाने वाले कण की एक कण के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो उसका सूत्र होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए मतलब अरे वही परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। तो अगर कितने द्रव्यमान कितने उसमें कण है उन सभी कणों से भाग दे देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी तो बढ़ जाएगी सब ना। मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी 20 था और उसमें 40 कण है, तब 40 से भाग दे दीजिए, कितना 1/2 सबके पास होगा, है कि नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन के पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, पूरी बाइंडिंग एनर्जी में पूरे न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे देंगे। सुना कि नहीं। अगर इसका एक रफली फिगर खींचे, हालांकि पढ़ना नहीं है आप लोग को, तो ये देखा गया प्रैक्टिकली कि लगभग मान लीजिए एटॉमिक नंबर है बेटा ए है और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN ना, तो ये देखा गया कि 30 से 170 पहले तो परमाणु 30 क्या वो ऑलमोस्ट 35 था। पहले जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही थी। क्यों, द्रव्यमान क्षति ज्यादा हो रहा था, द्रव्यमान क्षति ज्यादा हो रहा था। एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या, ए। जैसे जैसे उसका ए बढ़ रहा था, हिंदी में क्या बोलते हैं ये, परमाणु द्रव्यमान संख्या, जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान संख्या पहले बढ़ता है 0 से, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका बोलिए ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा भी बढ़ता है। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे कर्व बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर्व बढ़ रही थी। लेकिन क्या होता है ना, 30 से 170 के बीच के जितने भी कण हैं या तत्व हैं उसके लिए लगभग बंधन ऊर्जा लगभग कह रहे हैं कि स्थिर था, लगभग स्थिर था। उसके बाद अगर 170 के और ऊपर जा रहे हैं तो ये फिर से घटने लगता है बंधन ऊर्जा। अब सुनो क्या है, जैसे पहले तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसमें मास डिफेक्ट की वजह से ठीक है बंधन ऊर्जा बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताना, जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, जिसमें एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा होगा तो उसकी दूरी बढ़ जाती है ना, उसकी दूरी बढ़ जाती है तो वो अस्थायी कम होता है ना। जिसकी बंधन ऊर्जा जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा अस्थायी, जिसकी बंधन ऊर्जा जितना ज्यादा बांध के रखने वाली ऊर्जा जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा अस्थायी होगा, स्टेबल होगा। लेकिन जिसका साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है तो उसके लिए रिपल्सन फोर्स काम करने लगता है, पढ़े ना, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होने लगती है, घटने लगती है, अर्थात उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी घटने लगती है। सुनाएगा ये जो अभी भी पढ़ाए हैं समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात, क्योंकि पढ़ना नहीं था। अभी सुना, आगे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सही है ना। इधर भाई याद रखना है। आइए नाभिकी विखंडन खत्म, नाभिकी संलयन पढ़ते हैं। नाभिकी संलयन इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। फ्यूजन माने जुड़ना ना, अरे फ्यूजन मतलब टू कंबाइन माने कितना तेज अंग्रेजी आप लोग का, जुड़ना। अरे इसमें दो छोटे छोटे नाभिक, अरे उसका उल्टा है नाभिकी विखंडन का ये ठीक
उल्टा है। तो नाभिकीय विखंडन में दो छोटे छोटे, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट रहा था, ये उल्टा है, छोटे छोटे नाभिक मिल करके जुड़ेंगे, बड़ा नाभिक बनाएंगे ना, तो इसको कहते हैं संलयन। संलयन माने जोड़ना। एक यही प्रोसेस है तारों में जो ऊर्जा होती है या प्रकाश होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तारों में जो प्रकाश उत्पन्न होता है इसी प्रोसेस से होता है। और जो तारे होते हैं उसमें लगभग 25% जो है 25% हीलियम होता है और 75% लगभग हाइड्रोजन होता है ना। वैसे कहीं देखेंगे तो ये 74.044 ऐसे करके लिखा रहेगा और ये 24 के आसपास, लेकिन मोटे मोटा अगर हिसाब से तो एक 3 का हिस्सा ना, ऐसा होता है इसी वजह से। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, नाभिकीय विखंडन को रोकने की प्रक्रिया का है ना, अभी जो मैंने आपको नाभिकीय विखंडन बताया 235 यूरेनियम वाला, उसी से परमाणु भट्टी बनाई जाती है। परमाणु भट्टी जानते हैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर, अरे जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, जोने से हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला नहीं, पानी मिला के नहीं। आप लोगों ने टीवी में कहीं देखा होगा कि परमाणु भट्टी होती है ऐसे बड़ा सा एकदम, और चिमनी निकला होता है, इसमें से हमेशा धुआं की तरह व्हाइट निकलता है, देखें कि नहीं? अभी दिखाते हैं नहीं तो ना, ऐसा होता है। वो पढ़ना था पहले, पिछले समय पढ़ाए थे, लेकिन इस समय कटा है, नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ ये जब भी बनाया जाता है नदी के किनारे बनाया जाता है, तारापुर महाराष्ट्र में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस समय बना हुआ है, विशाखापट्टनम वगैरह में बना हुआ है ना इधर। तो इसमें से जो धुआं निकलता है एकदम व्हाइट का, वो धुआं नहीं है, वो वाष्प है, जल वाष्प है ना। तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वो जल वाष्प होता है, ठीक है ना। वो पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो बताते हैं कैसे काम करता है। उसी से बिजली उत्पन्न होती है, यूरेनियम लगता है उसमें। तो अब उसमें परमाणु भट्टी होती है। कैसे होता है, जैसे मकान है, रूम है, इसमें अलग से ऐसे ये बोरान के और ग्रेफाइट के रॉड लगे होते हैं, जिसको अगर परमाणु भट्टी एक बार चल दिया तो ये नहीं कि उसको आप रोक सकते हैं। तो अगर धीमा करना है तो बाहर से उसको रॉड को थोड़ा अंदर की ओर ठोक देते हैं, और रॉड जैसे ही अंदर आ जाता है, जो न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूट्रॉन को पूरा ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, न्यूट्रॉन को जाने नहीं देता। तो यूरेनियम ब्लास्ट नहीं करता, एक्सप्लोज नहीं करता, इसलिए भट्टी जो बहुत तेज चल रही थी वो क्या हो जाती है, मंद, धीमा हो जाती है। यूक्रेन का नाम सुने हैं, चेरनोबिल वहाँ का एक जगह है, वहाँ पूरा बसा बसाया शहर ऐसे उजड़ गया। काहे, वहाँ पे वही न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट कर गया था और पूरा रेडिएशन फैल गया। तो आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। बताया था ना कि अगर वहाँ कोई चला गया तो आएगा तो वापस से भैया हमारी किडनी कहाँ है, हमारा लंग्स कहाँ है, गायब हो जाएगा। बताया था ना, तब ये सुनना, तो ये नहीं पढ़ना। तो हाँ, तो कैसे बेटा परमाणु बम अगर जैसे कहीं पर एक्सप्लोज करा दिया गया तो उसको रोकने का, या सीधे आपसे पूछेगा कि नाभिकीय विखंडन को रोकने का प्रक्रिया बताइए या उपाय बताइए क्या है, तो आप 2 उपाय याद रखना का सुनना। उसके पहले एक बात और सुन लो कि अगर कभी मान लो, हालांकि ऐसा ना हो, गॉड करे कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी परमाणु युद्ध हो गया हम लोग की जानकारी में, तो अब प्याज वाज लेकर के अपना कुल ना बैठ जाना, दोनों मतलब एक साइड रख देना अपने रूम में कहीं साइड में, और ओढ़ के ऐसे बैठ जाना कि कभी आपको उसका हवा आवे ना, ऐसी जगह भागना, ठीक है ना। नहीं तो रेडिएशन अगर एक बार हवा आ गया तो फिर हुआ कि ना मिले तब, ठीक है ना, ऐसा होता है। फिलहाल सुना तो इधर तो क्या है कि 2 तरीका है बेटा। पहला तरीका है मंदक का प्रयोग करके। मंदक में कहा D2O माने भारी जल ना, भारी जल का छिड़काव करके। भारी जल का अगर बहुत तेज एक्सप्लोजन कर रहा है तो वहाँ भारी जल फेंक देता है, तो ये न्यूट्रॉन को पकड़ के उसका स्पीड में कम देता है। न्यूट्रॉन बड़ा तेज भाग रहा था, पकड़ के मार दी 5-6 पटाखा छोड़ दिए, एकदम धीमे जाने लगा, धीमे। तो अब तब तो यूरेनियम टूटबे नहीं करेगा जब तक कि उसको तेज में आकर के इलेक्ट्रॉन न टकरावे। न्यूट्रॉन जब तक न टकरावे यूरेनियम पर, एक ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी से, बताइएगा अगर किसी चीज को तोड़ना है, जाके इसे मारना है, कहीं तोड़ना है, टूटेगा नहीं ना, टूटेगा। तो ऐसे न्यूट्रॉन जाता है तब तो नहीं टूटता। तो इसलिए विखंडन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। अरे समझ में आएगा। दूसरा ग्रेफाइट तो जानते हैं, ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं वहां पर। ग्रेफाइट भी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। जब तक न्यूट्रॉन रहेगा नहीं तब तक तो टूटेगा नहीं, अभी बताइए। तो न्यूट्रॉन की उपस्थिति क्या कर देता है, वो कम कर देता है। तो 2 तरीका है रोकने का मंदक का प्रयोग करके। मंदक माने D2O माने भारी जल ना, और दूसरा ग्रेफाइट। अगर पूछेगा उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में, परमाणु भट्टी में, तो किसका रॉड लगाएंगे, ग्रेफाइट का लगा दीजिए, या तो बोरान या बेरिलियम का रॉड। बेरिलियम या बोरान कहिए, ग्रेफाइट नहीं। ग्रेफाइट तो उतना टेम्परेचर पे पिघल जाएगा। अरे ग्रेफाइट वही चारकोल जो लगता है पेंसिल्वा में, तब तो वहां पर बोरान या फिर बेरिलियम का रॉड, बोरान का रॉड लगाते हैं, बोरान का या बेरिलियम। तो बोरान कहिए, बढ़िया है, समझ आ गई। लास्ट पढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन का होगा मतलब बेटा 2 छोटे नाभिक जोड़ के क्या बनाएंगे, एक बड़ा नाभिक। तो बड़ा नाभिक बनाएंगे तो अब सुनना, दोनों जोड़ के बनाएंगे तो नाभिक जितना वजन था ना उतना वजन नहीं मिलता। जैसे वही बताया, द्रव्यमान क्षति हो जाती है ना,
जब दो छोटे छोटे नाभिक आकर के जुड़ते हैं तो इसका जैसे मान लीजिए इसका जितना वजन था इसका जितना था, ईओ एक था ईओ एक था, आकर के जुड़ा तो 2 होना चाहिए ना, 1.97 हो गया मान लीजिए, कुछ कम में रह गया तो वो क्या बन गया होगा, ऊर्जा। तो यही होता है प्रोसेस तारों वगैरह में, सब नाभिकीय संलयन में। तो नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे नाभिक जोड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और उसका द्रव्यमान जो बना है नाभिक उसका द्रव्यमान पहले से कुछ कम होता है और वह किस में बदल गया, ऊर्जा में। हाँ तो सुनना एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप ना, 1H1 है और 1H1 है।